देखिए आज जो है सीआरपीसी का अध्याय 7A है। ये व्यतिकारी व्यवस्था से संबंधित है। संपत्ति की कुर्की और समर्पण के लिए प्रक्रिया। देखिए इसको शुरू करते हैं। धारा 105A से शुरू होता है। धारा 105A, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 105A में इस अधिनियम, इस जो अध्याय है उसके संबंध में ये जो परिभाषा है इस चैप्टर के बारे में लागू होगी, है ना। ये देखिए ये क्या कहता है इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। पहला ए है, पहले ए में जो है आपकी संविदाकारी राज्य की परिभाषा दी है कि संविदाकारी राज्य क्या होता है। संविदाकारी राज्य, तो संविदाकारी राज्य क्या है देखिए क्या कहता है ये कहता है संविदाकारी राज्य से भारत के बाहर कोई देश या स्थान अभिप्रेत है जिसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा संधि के माध्यम से या अन्यथा ऐसे देश की सरकार के साथ कोई व्यवस्था की गई है। तो ये संविदाकारी राज्य कैसा राज्य, जो भारत के बाहर स्थित है। कैसा राज्य है, जो भारत के बाहर स्थित है। कुल मिला के कोई अन्य देश, भारत से भिन्न कोई देश है जिससे भारत सरकार ने क्या किया है, कोई संधि की है। किसने की है, भारत सरकार ने, या भारत सरकार ने क्या किया, कोई संधि की है। संधि यानी समझौता किया है। क्या लिखा है कोई संधि की है, या कह लीजिए कोई समझौता किया है। तो ऐसे राज्य को क्या बोलेंगे, ऐसे राज्य को बोलेंगे संविदाकारी राज्य, है ना। तो संविदाकारी राज्य कौन से हैं, जो भारत के बाहर स्थित है। अन्य देश हैं कुल मिला के, जो अन्य देश हैं उनसे भारत का जो समझौता हुआ है, जो या संधि हुई है, ऐसे राज्यों को क्या बोलेंगे, ऐसे राज्यों को संविदाकारी राज्य बोलेंगे। अब देखिए बी, तो इतना ही याद रखना है, संविदाकारी राज्य का मतलब है अन्य देश जिससे भारत सरकार का जो समझौता हुआ है वो, केंद्र सरकार का जो समझौता होता है वो। दूसरा है पहचान करना, बी की। ये हालांकि ये परिभाषा है, इसका ये वाली परिभाषा जरूर आप याद रखना है ना, कि संविदाकारी राज्य की परिभाषा कहाँ है, 105A का भी ए में है। 105A है ये, और उसका भी ए, है ना। तो 105 का एस तरीके से ए में इसकी क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। अब इस ये कह रहा है पहचान करना, पहचान करना कि पहचान करना में क्या क्या आता है। देखिए ये कहता है पहचान करने के अंतर्गत यह सबूत स्थापित करना है कि संपत्ति किसी अपराध के लिए, अपराध के किए जाने से व्युत्पन्न हुई है या उसमें उपयोग की गई है। तो पहचान करने का अर्थ है यहाँ कि संपत्ति जो है, जो भी संपत्ति है वो किसी अपराध में क्या हुई है, या तो उत्पन्न हुई है या उसका इस्तेमाल किया गया है। पहचान करने का अर्थ यहाँ क्या है, जो भी संपत्ति है, संपत्ति है उसका इस्तेमाल, उसका इस्तेमाल या क्या है, उत्पन्न होना, या पैदा लिख लीजिए, पैदा होना क्या है, उत्पन्न हुई है या पैदा हुई का, कैसे हुई है, अपराध में, अपराध में। तो ऐसी संपत्ति जो अपराध में इस्तेमाल की गई है या अपराध से पैदा हुई है, उसको क्या कहते हैं, उसका अर्थ है कि पहचान करना। इसमें लिखा है सबूत के स्थापित करना है कि संपत्ति किसी अपराध के लिए किए जाने से व्युत्पन्न है या उससे उपयोग की गई है, इसका सबूत। इसका सबूत का अर्थ है पहचान करना। किस चीज का सबूत, कि जो संपत्ति थी वो अपराध में इस्तेमाल की गई थी या फिर अपराध से पैदा हुई है, उसका सबूत को कहते हैं पहचान करना। ठीक है, ये केवल इसी चैप्टर के लिए है, जो अन्य देशों में अपने पहले पढ़ रहे थे ना, उसी के बारे में। देखिए गा क्या कहता है, अपराध के आगम, अपराध के आगम, जैसे नाम से स्पष्ट है वैसे ही आगम। ये लिखा अपराध के आगम से आपराधिक क्रियाकलापों के जिसके अंतर्गत मुद्रा यंत्रणों को अंतर्वलित करने वाले अपराध हैं, परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न अभिप्राप्त कोई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य अभिप्रेत है। अपराध के आगम का मतलब है अपराध में इस्तेमाल की गई संपत्ति का मूल्य। इतना याद रखें, अपराध में इस्तेमाल की गई, हर चीज का एक मूल होता है ना, की गई संपत्ति का मूल्य।
अपराध के आगम का अर्थ क्या है? कोई भी संपत्ति, चाहे वो करेंसी का यहाँ हेर फेर करना हो, कुछ भी हो, अगर इस तरीके का कोई अपराध है, इसमें लिखा है कोई भी क्रियाकलाप है, कोई एक्टिविटी है जिसके परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भी या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है व्युत्पन्न संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल अभिप्रेत है। मतलब ऐसी संपत्ति जो अपराध में इस्तेमाल की गई थी उसका जो मूल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपराध के आगम। मतलब प्राप्त होना, अपराध से जो भी चीज, जो भी लाभ, कुल मिला के लाभ कह लो आप, कि जो लाभ प्राप्त होता है, आपने जो संपत्ति अपराध में इस्तेमाल की है उससे जो भी लाभ होता है वो क्या है? वो अपराध के आगम कहलाते हैं। ठीक है, हालांकि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, चैप्टर का नाम जरूर आपको याद रखना है इस चैप्टर का कि भैया व्यतिकारी व्यवस्था से संबंधित अध्याय कौन सा है? अध्याय 7A है। उसके बाद आपको ये वाली परिभाषा संविधाकारी राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई ये याद रखना बस इस चैप्टर में। ठीक है, एक बार लेकिन पढ़ लेते हैं। डी कहता है संपत्ति, डी में काय की परिभाषा है? संपत्ति। संपत्ति की देखिए क्या कहते हैं, संपत्ति का क्या अर्थ है? लिखा संपत्ति से भौतिक या अभौतिक, जंगम या स्थावर, मूर्त या अमूर्त हर प्रकार की संपत्ति और आस्ति तथा ऐसी संपत्ति आस्ति के हक या हित को साक्षित करने वाला विलेख और लिखित अभिप्रेत है जो किसी अपराध के किए जाने से व्युत्पन्न हुई है या उसमें उपयोग की जाती है और इसके अंतर्गत अपराध के आगम के माध्यम से अभिप्राप्त संपत्ति है। तो संपत्ति में इसमें सारे तरीके की संपत्तियों को शामिल किया गया, चाहे वो भौतिक हो चाहे भौतिक हो। भौतिक का मतलब जो अपन जो चीज देख रहे हैं, ये मार्कर देख रहे हैं, ये क्या है? भौतिक है ना। अभौतिक हो, अभौतिक का मतलब होता है जिसको अपन देख नहीं पाते हैं ना, महसूस करते हैं, केवल ऐसी कुछ चीजें होती हैं। तो इस तरीके की संपत्ति हो सकती है, जंगम हो सकती है, स्थावर हो सकती है ना, जंगम भी हो सकती है, स्थावर भी हो सकती है, स्थावर भी हो सकती है ना। और क्या हो सकती है? उसके हक वगैरह होते हैं संपत्ति के जो उससे प्राप्त होते हैं, साक्षित करने वाले विलेख वगैरह, मतलब सारी तरीके के जो अपराध में, केवल एक ही चीज याद रखना, जो अपराध से प्राप्त हैं, अपराध से प्राप्त होते हैं, उस तरीके की समस्त संपत्तियां इसके अंतर्गत आती है। इसमें जो भी परिभाषाएं सब अपराधों से जुड़ी। तो ऐसी संपत्ति जिसका इस्तेमाल अपराध में किया जाता है और अपराध से जो भी आगम वगैरह प्राप्त होते हैं, चाहे संपत्ति भौतिक हो चाहे अभौतिक हो, चाहे जंगम हो चाहे स्थावर हो, चाहे उसके दस्तावेज वगैरह हो हक संबंधी, ये सारी की सारी चीजें काय में आती हैं? जी संपत्ति की परिभाषा में आती है। इसके बाद ई और है इसकी लास्ट परिभाषा जो है पता लगाना। पता लगाना, हालांकि ये कोई खास इंपॉर्टेंट परिभाषा नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछी जाती, ये जरूर पूछी जाती है कि संविधाकारी राज्य की परिभाषा कहाँ है। पता लगाना से लिखा है, पता लगाना से किसी संपत्ति की प्रकृति, उसका स्रोत, व्ययन, संचालन, हक, स्वामित्व का अवधारण करना अभिप्रेत है। तो पता लगाना में क्या क्या आता है? उसकी संपत्ति किस प्रकृति की है ना, किस तरीके की है संपत्ति, ये पता लगाना। उसका स्रोत क्या है, मतलब कहाँ से प्राप्त की गई है, स्रोत होते हैं ना हर चीज के, तो स्रोत क्या है उस संपत्ति का, कहाँ से आई है। उसका व्ययन किस तरीके से किया गया है ना, एक संपत्ति का व्ययन हो सकता है, तो व्ययन कैसे किया, उसका संचलन, हक, स्वामित्व, है ना, हक, सारी चीजें आ जाती हैं, स्वामित्व, ये सारी चीजें काय के अंतर्गत आती हैं? पता लगाने के अंतर्गत आती हैं कि भैया ये संपत्ति जो अपराध में इस्तेमाल की गई थी उसकी प्रकृति कैसी है, उसका स्रोत क्या है, उसका व्ययन क्या है, उसका हक क्या है, स्वामित्व क्या है ना, कहाँ से प्राप्त की गई थी, उसका अवधारण करना अभिप्रेत। तो इन सारी चीजों का जब अवधारण किया जाता है, क्या किया जाता है? अवधारण। अवधारण मतलब उसका निर्धारण, इन सारी चीजों का जो निर्धारण किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको पता लगाना कहते हैं। जब हम ये इसका निर्धारण करते हैं कि कहाँ से आई है, कैसी है ना, तो इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? इन सारी चीजों को बोलते हैं पता लगाना। तो ये कुछ परिभाषाएं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है थोड़ी सी, इसमें खासकर आपको व्यतिकारी राज्य की परिभाषा जो है वो जरूर इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है कि व्यतिकारी राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो व्यतिकारी राज्य की जो परिभाषा है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर व्यतिकारी राज्य वाला ही है ना, जब अदर देश से संधि वगैरह समझौते वगैरह होते हैं तो उसके माध्यम से किया जाता है। विकी सेक्शन ये देखिए 105 का बी, ये कहता है व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। कौन का अंतरण कर रहा है? व्यक्तियों का। तो केवल ठीक है, हेडिंग की जरूरत नहीं है, ये काय से संबंधित है? व्यक्तियों के अंतरण को सुनिश्चित करने में सहायता। इसका पहला क्लोज देखते हैं अपन कि क्या कहता है, कैसा अंतरण हो रहा है व्यक्तियों का। ये कह रहा है जहां भारत का कोई न्यायालय
किसी आपराधिक मामले के संबंध में यह चाहता है कि हाजिर होने अथवा किसी दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करने के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट का जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है निष्पादन किसी संविधाकारी राज्य के किसी स्थान में किया जाए, वहां वह ऐसे वारंट को 2 प्रतियों में, ये थोड़ी समझने वाली बात है, 2 प्रतियों में और ऐसे प्रारूप में ऐसे न्यायालय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से भेजेगा जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और यथा स्थिति वह न्यायालय न्यायाधीश मजिस्ट्रेट उसका निष्पादन कराएगा। तो ये कह रहा है कि ऐसा कोई राज्य, कौन सा राज्य, जो संविधाकारी राज्य है। अब किसी अन्य देश में तामील कराना है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी गिरफ्तारी कराना है या उसको या उसको समन कराना है या उसको वारंट कराना है, तो न्यायालय जो हम मान लीजिए ए न्यायालय है, ये भारत का न्यायालय है, इसको तामील कराना बी नामक, ये कौन सा न्यायालय है, ये संविधाकारी न्यायालय है, इस पर तामील कराना है इसकी बात, या मान लो वारंट की तामील कराना है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कराना है ना, तो कैसे कराएगा, ये कह रहा है ये वाला न्यायालय जो भारत का न्यायालय है यहाँ कराना है उसे विदेश में, तो वो कैसे कराएगा। तो इसके बारे में इसमें प्रक्रिया दी गई कि वो दस्तावेज है, तो ये क्या करेगा, जो भारत का न्यायालय है ये कह रहा है कि वो न्यायालय द्वारा जारी किया गया निष्पादन किसी संविधाकारी राज्य के किसी स्थान में किया जाए, वहां ऐसे वारंट की 2 प्रतियां, कितने प्रतियों में वारंट को, 2 प्रतियों में, ये याद रखना 2 प्रतियों में। अगर वारंट को भी कराना है तो कितनी प्रतियों में भेजेगा, 2 प्रतियों में, ये याद रखने वाली चीज है। कितनी प्रतियों में भेजेगा, वो 2 प्रतियों में भेजा। किसको भेजेगा, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति होगा, केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि इसमें केंद्रीय करेगा, केंद्र सरकार द्वारा जो निर्दिष्ट है, निर्दिष्ट केंद्र सरकार द्वारा जो निर्दिष्ट है, कौन निर्दिष्ट है, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे यथा स्थिति वह न्यायालय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसका निष्पादन कराएगा। तो कौन कौन करा सकता है, न्यायालय, कोई भी न्यायालय हो सकता है, मजिस्ट्रेट हो सकता है, कोई भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट जो केंद्र सरकार ने जिनको निर्दिष्ट किया है उनके द्वारा क्या कराया जा सकता है, उनके द्वारा उसका निष्पादन कराया जा सकता है। कितनी प्रतियों में भेजेगा, वारंट भी भेजेगा, अगर वारंट है तो भी 2 प्रतियों में भेजेगा ये वाला न्यायालय। किसको भेजेगा, वो इनको भेजेगा, क्योंकि इस न्यायालय में जाना है, तो इस न्यायालय में डायरेक्ट नहीं जाके कहाँ भेजेगा, वो यहाँ भेजेगा। जो केंद्र सरकार ने जिन भी प्राधिकारी कह लीजिए या जिस भी न्यायालय को प्राधिकृत कर रखा है, जिस भी मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर रखा है तामील कराने के लिए, उस मजिस्ट्रेट को ये क्या करेगा, ये 2 प्रतियों में वो जो भी वारंट है वो भेजेगा। फिर ये न्यायालय क्या करेगा, देखिए दूसरा इसका, तो ये न्यायालय डायरेक्ट ना भेजकर कहाँ भेजेगा, जो न्यायालय सक्षम है, जिसको केंद्र सरकार ने सक्षम घोषित कर रखा है, कुल मिला के जो विनिर्दिष्ट किया गया है राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन न्यायालयों को भेजा जाएगा, है ना, उन मजिस्ट्रेटों को भेजा जाएगा। ठीक है। दूसरा कहता है, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी अपराध के किसी अन्वेषण या किसी जांच के दौरान अन्वेषण अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ किसी अधिकारी द्वारा यह आवेदन किया जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी संविधाकारी राज्य के किसी स्थान में है, ऐसे अन्वेषण जांच के संबंध में हाजिरी अपेक्षित है और न्यायालय यह समाधान हो जाता है कि ऐसी हाजिरी अपेक्षित है, तो वह उक्त व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे समन या वारंट को तामील या निष्पादन कराने के लिए 2 प्रतियों में ऐसे न्यायालय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रारूप में जारी करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। सेम यही बात है, बस ये किसके बारे में कह रहा है कि जब किसी जांच या विचारण के दौरान कोई अन्वेषण अधिकारी, कैसा, ये अन्वेषण अधिकारी है, कोई अन्वेषण अधिकारी है या इसका कोई वरिष्ठ अधिकारी, जब ये अन्वेषण आदि कर रहा है तो उस प्रक्रम पे इसको लगता है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार कराना है या कोई वस्तु वगैरह है उसकी तलाशी वगैरह लेना है, गिरफ्तारी आदि करना है, तो ये भी वही प्रक्रिया का पालन करेगा। ये क्या करेगा, ये भी इसको भेजेगा, जो केंद्र सरकार द्वारा सक्षम मजिस्ट्रेट है या न्यायालय है उनको 2 प्रतियों में, ये भी कितनी प्रतियों में भेजेगा, 2 प्रतियों में वारंट वगैरह है जो भी है, समन वगैरह वारंट वगैरह 2 प्रतियों में किसको भेजेगा, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यायालय होगा या मजिस्ट्रेट होगा उसको भेजेगा। ये भी अगर संविधाकारी, कौन से राज्य में, संविधाकारी, वो संविधाकारी राज्य कौन होते हैं, जो देश के बाहर है ना, जिनसे भारत सरकार का समझौता हुआ है, ऐसे राज्य। तो ऐसे राज्य में डायरेक्ट ना भेज करके ये कहाँ भेजेंगे, एक तरीके से ये उस न्यायालय को या उस मजिस्ट्रेट को भेजेंगे जो उसकी तामील कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हैं। तो दोनों ही है, यहाँ न्यायालय भेज रहा है, यहाँ वो अन्वेषण अधिकारी भेज रहा है, वो दोनों कहाँ भेजेंगे, दोनों इन्हीं के पास भेजेंगे। और कितनी प्रतियों में भेजेंगे, 2 प्रतियों में भेजेंगे।
तीसरा देखिए इसका क्या कहता है। अब आप कहोगे यहाँ आगे आप ये क्या करेंगे, ये आगे करेंगे प्रक्रिया देखिए। जहां भारत के किसी न्यायालय को किसी आपराधिक मामले के संबंध में किसी संविधाकारी राज्य के किसी न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया कोई वारंट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए प्राप्त होता है, जिसमें ऐसे व्यक्ति से उस न्यायालय में या किसी अन्य अन्वेषण अभिकरण के समक्ष हाजिर होने और दस्तावेज यानी चीज पेश करने की अपेक्षा की गई है, वहां उसका निष्पादन इस प्रकार कराएगा मानो ऐसा वारंट हो जो उसे भारत के किसी अन्य न्यायालय में अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ है। अब देखिए ये थोड़ी उल्टी बात हो गई, यहाँ तो ये भारत का न्यायालय था, ये भारत हो गया, ये आप कह लो विदेश हो गया, है ना, यहाँ भेजना था भारत के न्यायालय को, अब यहाँ भेजना था। अब उल्टा कर दो, ये वाला न्यायालय को भेजना है भारत, ये कोई विदेश का जो न्यायालय है इसको सीधा याद रखो, आपके जो विदेश का न्यायालय है वो भारत संविधाकारी होंगे तभी। ये चीजें कब होती है, जब संविदा हो, करार हो, एग्रीमेंट होता है दो देशों के बीच, तभी होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी देश भेज देगा। अगर हमारे समझौते हैं, है ना, प्रत्यर्पण संबंधी समझौते होते हैं, इसी तरीके से समझौते होते हैं कि भैया हम आपके जो भी मसले हैं आप हमारे यहाँ तामील कराएंगे, हम आपके यहाँ तामील कराएंगे। तो इस तरीके के समझौते, करार, राजीनामे हैं तभी होते हैं। तो इस तरीके का करार अगर है तो अब ये वाले देश ने भेजा है, अब ये न्यायालय को भेजता है यहाँ के भारत, विदेश का जो न्यायालय वो भारत को भेजता है कि भैया हमारे यहाँ का कोई अपराधी आपके यहाँ छुपा है या कोई सर्चिंग वगैरह करानी है, अन्वेषण वगैरह वो है, कोई वस्तु वगैरह है उसकी तलाशी वगैरह करानी है, तो ये न्यायालय ने यहाँ भेजा। तो अब ये कह रहा है जो भारत का न्यायालय वो क्या करेगा, भारत का न्यायालय उसकी ऐसे ही तामील कराएगा जैसे कि किसी भारत के न्यायालय ने उसको क्या करा हो, उसको तामील के लिए भेजा हो, जैसे वो नॉर्मली कराता है अन्य न्यायालय की, जैसे भारत का ही कोई न्यायालय उसे भेजेगा तो क्या करता है, ये तामील करा के उसको भेज देता है। तो सेम उसी तरीके से ये क्या करेगा, ये भी कार्रवाई करेगा। अगर कोई विदेशी न्यायालय ने भेजा है तो ये क्या करेगा, सेम उसी तरीके से कार्रवाई करेगा जैसे कि भारत के किसी न्यायालय ने इनको वारंट आदि भेजा हो, उसका निष्पादन करा के ये क्या करेगा, उस न्यायालय को डायरेक्ट मामले को क्या कर देगा, भेज देगा। चौथा देखिए इसमें क्या कहता है। चौथा कहता है जहां उपधारा 3 के अनुसरण में किसी संविधाकारी राज्य को अंतरित कोई व्यक्ति भारत में बंदी है, वहां भारत का न्यायालय या केंद्र सरकार ऐसी शर्तें अधिरूपित कर सकेगी जो वह न्यायालय या सरकार ठीक समझे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, शर्तें। अब ये कोई बंदी के बारे में बात हुई है, प्रत्यर्पण संबंधी कोई बात होती ना कि भैया इन्होंने कहा कि भाई वो व्यक्ति है, जैसे हम अबू सलीम को कहा पुर्तगाल से गिरफ्तार करके लाए थे, तो प्रत्यर्पण संबंधी संधि थी हमारी उस देश से, तब हम देके आए। लेकिन ये कह रहा है कि अगर कोई भारत, कौन कौन शर्तें लगा सकता है, भारत का कोई न्यायालय संविधाकारी, तो भारत का न्यायालय या केंद्र सरकार कौन शर्तें लगा सकता है, भारत का न्यायालय या फिर कौन लगा सकता है, केंद्र सरकार। कौन सी शर्तें, जैसे कि अबू सलीम को जो लेके आए हैं उसमें शर्तें लगाई थी पुर्तगाल ने, क्या शर्त लगाई थी उन्होंने ये शर्त लगाई थी कि साहब इसको फांसी नहीं दोगे आप ले जाओ, हमारा समझौता है, हम आपको सौंप रहे हैं, है ना, लेकिन आप इसको फांसी नहीं दे सकते, जो सजा देना वो दे देना, आजीवन कारावास दे देना, लेकिन फांसी नहीं दे सकते। इसीलिए भारत सरकार के, भारत के न्यायालय उसको फांसी नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि समझौते के तहत आया है और एक देश ने दूसरे देश ने जो समझौते हुए उनकी शर्तों के अधीन आया, और शर्त क्या थी कि फांसी नहीं होगी, आजीवन कारावास दे तो कोई दिक्कत नहीं है, फांसी नहीं होगी। तो कई देश इसका विरोध, फांसी का तो आप जानते हो कई देशों में विरोध भी है कि फांसी गलत है, नहीं होना चाहिए, तो जैसा जिस देश में चलता है उस हिसाब से। तो ये कह रहा है कि इसी तरीके की शर्तें भारत भी लगा सकता है अगर कोई देश, विदेशी देश ने किसी को भेजा है, ये 3 वाला विदेश वाला ना, इनने भेजा है भारत में अपना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, मान लो भेजा है, तो भारत सरकार उस व्यक्ति को कह सकती है कि भैया ले जाओ पकड़ के, हमने पकड़ लिया, अब ले जाओ आप, है ना, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी ये शर्त है। हमारी क्या शर्त है, जो भी सरकार उपयुक्त समझे कि भैया फांसी मत देना इसको, है ना, फांसी नहीं दे सकते आप, बाकी जो सजा देना चाहो दे देना। तो इस तरीके की शर्तें भारत का न्यायालय और केंद्र सरकार अधिरूपित कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा देखिए इसका। पांचवा कहता है जहां उपधारा 1 या उपधारा 2 के अनुसरण में भारत को अंतरित कोई व्यक्ति किसी संविधाकारी राज्य में बंदी है, वहां भारत का न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि उन शर्तों का जिनके अधीन बंदी भारत को अंतरित किया जाता है अनुपालन किया जाए, और ऐसे बंदी को ऐसी शर्तों के अधीन अभिरक्षा में रखा जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित रूप में निर्दिष्ट करे। जो बात की थी अपन ने ऊपर, वही बात यहाँ कह रहा है कि अगर कोई बंदी कैसा है, उपधारा 1 और 2 के अधीन अनुसरण भारत को अंतरित कोई व्यक्ति, अंतरित मतलब व्यक्ति जो विदेश से आया है, जैसे वो अबू सलेमी मान लीजिए, जिन साहब विदेश से आए थे, पुर्तगाल से आए थे, कहां से आए थे, पुर्तगाल से,
पुर्तगाल से इनको पकड़ के लेके आए, पुर्तगाल से पकड़ के लेके आए, तो अब जिस देश ने, ये बी वाला जो देश है, इसने जो शर्तें लगाई हैं इसका पालन किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि पहले पकड़ ले आए और फिर बोल दिया कि हम नहीं देंगे फांसी, वो फिर यहाँ पे आके फांसी पे लटका दोगे, ऐसा नहीं होगा। जैसी शर्त हुई थी उसी शर्त का ये क्या करेंगे, यहाँ के न्यायालय पालन करेंगे और उसको उस तरीके की सजा नहीं दी जाएगी, ये कह रहा है। और केंद्र सरकार द्वारा लिखित रूप में निर्दिष्ट करे, या फिर केंद्र सरकार लिखित रूप में, या फिर केंद्र सरकार जैसा लिखित रूप में निर्दिष्ट करेगी, मतलब जब भी जो सजा होगी तो उसके बारे में केंद्र सरकार लिखित रूप में निर्दिष्ट करेगी कि भैया इसको सजा जे वाली नहीं हो सकती क्योंकि हम प्रत्यर्पण के अधीन लाए हैं, तो ये नहीं दे सकते, तो केंद्र सरकार या फिर लिखित रूप में आदेश करे उस तरीके से। तो जो शर्तें हैं कुल मिला के एग्रीमेंट जो हुआ है उनका पालन भारत में भी किया जाएगा। यहाँ का ये दूसरा देश करेगा हमारी शर्तों का पालन, और ये भारत देश करेगा। अगर हम किसी व्यक्ति को, किसी बंदी को पकड़ के लाते हैं या किसी देश से आता है वो हमारे देश में पकड़ के समझौते के अधीन, तो उस देश की शर्तों का पालन किया जाएगा, मर्यादा का पालन किया जाएगा। क्योंकि नहीं करेंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, संविदा भंग हो जाएगी। जब संविदा भंग हो जाएगी तो फिर आगे से वो आपको मदद नहीं करेगा वो देश के, भैया आप तो हमारी बात मानते ही नहीं हो, तो संविदा क्या हो जाएगी, विफल हो जाएगी। ना फिर वो आपकी मानेगा ना आप उसकी मानोगे, है ना। तो इसीलिए तो समझौता जब हुआ है तो फिर समझौतों की जो शर्तें हैं उनका पालन करना पड़ेगा, दोनों देशों को करना पड़ेगा, दोनों देश आपस में करेंगे। अब इसके बाद देखिए 105 का सी सेक्शन है, 105 इसका जो है सी, इसका सी जो है देखिए क्या कहता है, संपत्ति की कुर्की या समर्पण के आदेश के संबंध में सहायता, कुर्की वगैरह है उसके लिए सहायता, ये भी अन्य देशों की है। भैया किसी की संपत्ति नीलाम कराना है ना, जैसे कि अपन किसकी कराना चाह रहे थे, वो किंगफिशर के जो मालिक हैं उनकी, उस तरीके के जो मामले हैं उसकी बात कह रहा है। अब भाग गए भारत से भगोड़े हैं, नीरव मोदी हैं, अब विदेश में कराना है, तो वो भी कब होगी, जब संविदा होगी तभी होगी। ऐसा तो नहीं कि विदेश की कोई देश की संपत्ति आप करा दो, तब करा पाओगे जब संविदा होगी। तो इसी बात के बारे में यहाँ लिखा है। पहला देखिए, पहला कहता है, जहां भारत के किसी न्यायालय के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि किसी व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति को किसी अपराध के किए जाने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त हुई है, वहां वह ऐसी संपत्ति की कुर्की या समर्पण का कोई आदेश दे सकता है जो धारा 105 डी से धारा 105 ज्ञा ज्ञा को क्या बोलते हैं, जे दोनों सहित के उपबंधों के अधीन ठीक समझे। ये कह रहा है, आगे जो पढ़ेंगे अपन डी से लेके आगे जो संपत्तियां वो पढ़ेंगे, तो कह रहा है उन तरीके की अगर कोई संपत्ति है तो उनकी कुर्की वगैरह का आदेश न्यायालय दे सकता है। अगर न्यायालय को लगता है कि जो संपत्तियां हैं वो अवैध तरीके से, गलत तरीके से प्राप्त की गई थी, इस अधिनियम के उल्लंघन में प्राप्त की गई थी, तो न्यायालय क्या कर सकता है, उन संपत्तियों को कुर्की आदि के आदेश दे सकता है। और आगे पढ़ेंगे अपन जो सारे प्रकार है कि किन किन आधारों पर वो कुर्की के आदेश दे सकता है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है, जहां न्यायालय ने उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति की कुर्की या समर्पण का कोई आदेश दिया है और ऐसी संपत्ति के किसी संविदाकारी राज्य में होने का संदेह है, वहां न्यायालय संविदाकारी राज्य के न्यायालय या प्राधिकारी को ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए अनुरोध पत्र करेगा। क्या करेगा, अनुरोध पत्र भेजेगा कुल मिला के, ये याद रखेंगे। क्योंकि दूसरा देश है उसको आदेश तो दे नहीं सकते आप, तो अनुरोध ही कर सकते हो, है ना, रिक्वेस्ट ही कर सकते हो कि भैया हमारी संविदा हुई थी, अब ये जो संपत्ति, जो हमारे देश का जो भगोड़ा व्यक्ति है उसने आपके देश में आके संपत्ति अर्जित कर ली, और जो संपत्ति उसने अर्जित की है वो किसी अपराध में प्राप्त, मतलब अपराध में बनाई है। यहाँ का पैसा जो है उसने अपराध किया, वहां पे लगा दिया, वहां उसने संपत्ति बनाई, एक तरीके से वो जो संपत्ति उसने बनाई है वो अपराध में प्राप्त की है। तो वो क्या करेगा, वो ये जो भारत का न्यायालय वो क्या करेगा, उस देश को, जिस देश में वो व्यक्ति भाग के बस गया है, रह रहा है, उसने संपत्ति अपनी बना ली है, उस देश के न्यायालय को, जो भी सक्षम न्यायालय होगा, क्योंकि सबकी बताया रहता है कि कौन सा न्यायालय में भेजना है, तो वहां पे ये क्या करेंगे, एक अनुरोध पत्र भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे। आदेश तो नहीं कर सकता ना, यहाँ आदेश की बात क्यों नहीं लिखी, क्योंकि भैया दूसरा देश है, यहाँ आदेश तो नहीं करोगे कि आप ऐसा करो, कोई गुलाम थोड़ी ना आपका, है ना, संविदा हुई है ना। तो आप क्या करोगे, उससे केवल रिक्वेस्ट करोगे, आवेदन करोगे कि भैया हमारे देश का जो है, जो संविदा हुई थी उसका आप पालन करें, और उस व्यक्ति की जो संपत्ति है क्या करें, उसको जहां भी हो आप उसको कुर्क करके बेच दें, और जो आगम पैदा होंगे वो तो फिर जानते ही सब लोग कि आगम होंगे वो भारत सरकार के पास आ जाते हैं। एक
तो ये क्या कर रहा है कि भैया जो आगम वगैरह इसमें उजेला कम आ रहा है आज, जो भी आगम वगैरह होंगे वो क्या होंगे, वो भारत सरकार के पास फिर आ जाएंगे। तो ये देश क्या कर सकता है, भारत देश क्या कर सकता है, केवल रिक्वेस्ट कर सकता है। इसके बाद देखिए कौन सा है इसका, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा देखिए तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है जहां केंद्र सरकार को किसी संविधानकारी राज्य के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी से अनुरोध पत्र प्राप्त होता है जिसमें किसी ऐसी संपत्ति की भारत में कुर्की या समर्पण करने का अनुरोध किया गया है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे अपराध के किए जाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गई है, तो उस संविधानकारी राज्य में किया गया है, उस संविधानकारी राज्य में किया गया है, वहां केंद्र सरकार ऐसा अनुरोध पत्र ऐसे किसी न्यायालय को जिसे वह ठीक समझी या स्थिति धारा 105 डी से 105 जे दोनों साहित्य के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार निष्पादन के लिए अग्रेसित करेगी। अब ये उल्टा हो गया, ये कोई विदेश का न्यायालय है, कोई विदेश का न्यायालय, उसने भारत से अनुरोध पत्र भेजा है, दोनों एक दूसरे को अनुरोध पत्र भेजते हैं। अब ये जो विदेश का न्यायालय उसने भारत के न्यायालय को क्या करा है, अनुरोध करा है कि भैया हमारे देश का कोई अपराधी है, वो आपके देश में उसने संपत्ति बना ली है, तो ये क्या करेगा, ये केंद्र सरकार को वहां की जो भी है जैसी भी स्थिति है उनको भेजेगा। और केंद्र सरकार कह रहा है, केंद्र सरकार क्या करेगी, उस न्यायालय को, भारत के उस न्यायालय को क्या करेगी, कुर्की का आदेश देगी कि भाई साहब जो भी न्यायालय सक्षम है केंद्र सरकार को लगता है ए से लेके जे तक, ए से लेके जे तक के जो उपबंध है उसके अनुसार क्या करे वो न्यायालय, उसकी कुर्की करे। कौन आदेश देगा ना, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार किसी भी सक्षम न्यायालय, जो भारत का सक्षम न्यायालय, जब अनुरोध प्राप्त होता है, किसी विदेशी न्यायालय का अनुरोध प्राप्त होता है, तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कुर्की के आदेश दे सकती है। किसको दे सकती है, जो न्यायालय है, जो भी सक्षम न्यायालय, कुर्की तो न्यायालय कराएगा ना, तो जो भी सक्षम न्यायालय ए से जे तक के जो प्रकार है उन प्रकारों से क्या करा सकता है वो न्यायालय, उसकी कुर्की का आदेश दे सकता है, उसकी कुर्की करा सकता है। देखिए आगे और अब देखिए 105 का डी है। अब ये वो प्रकार आ जाएंगे कि भाई कुर्की जो है किस किन तरीके से की जाएगी। देखिए इसको मिटा दें। अब ये जो है आपका 105 का डी, सेक्शन 105 का डी, पहला जो प्रकार आ गया आपका जो है कुर्की का। इसमें कहता है विधि विरुद्ध अर्जित संपत्ति की पहचान करना। पहले तो पहचान की जाएगी, कैसी पहचान, कि भाई ये संपत्ति अपराध, अपन पढ़ चुके ना, पहचान का क्या अर्थ है, ऐसी संपत्ति जो अपराध में प्राप्त की गई है ना, उसका सबूत। ऐसी संपत्ति जो किसी अपराध में प्राप्त की गई है उसका सबूत, तो पहचान उसी को कहते हैं। तो उसकी पहचान की जाएगी सबसे पहले 105 डी में, क्या की जाएगी, पहचान की जाएगी कि जो संपत्ति है वो अपराध में इस्तेमाल की गई थी, तो उसकी क्या की जाएगी, उसकी पहचान आदि की जाएगी। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है पहला इसका कि धारा 105 सी की उपधारा 1 के अधीन या उसकी उपधारा 3 के अधीन अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर पुलिस उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी संपत्ति का पता लगाने और पहचान करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देगा। तो कह रहा है 105 सी की उपधारा 3 या 4, 3 दोनों ही है ना, 3 या उपधारा 3 के अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर निरीक्षक 3 ही है, उपधारा 3 100 जो इससे ऊपर पहले 105 थी कि 103 थी, 105 का सी, 105 ही है। 105 का जो सी की क्लॉज था उसका जो उपधारा थी, उपधारा जो 3 थी उसके तहत क्या, जब अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ, क्या हुआ है, अनुरोध पत्र जब प्राप्त होता है तो न्यायालय क्या करेगा, किस रैंक का पुलिस अधिकारी, पुलिस उप निरीक्षक, ये याद रखना है, पुलिस उप निरीक्षक, किस रैंक का पुलिस अधिकारी को होगा, पुलिस उप निरीक्षक रैंक का पुलिस अधिकारी को क्या कर सकता, अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत, अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। किस बात का अन्वेषण करेगा, इसी बात का अन्वेषण करेगा कि जो संपत्ति थी वो अपराध में इस्तेमाल की गई है या नहीं की गई। जो भारत में संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति ने बना ली है और उस अपराध में अगर अर्जित की है कि नहीं की है,
इस बात का निरीक्षण करेगा। कौन करेगा? पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी। ये याद रखना है आपको, किस रैंक का कर सकता है? पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति का अधिकारी। जैसा भी वो आवश्यक समझे वैसा अन्वेषण वो अपने हिसाब से कर सकता है। दूसरा है इसका, देखिए इसमें क्वेश्चन वैसे आए नहीं लेकिन आ सकते हैं, है ना, क्योंकि आप आजकल आप जानते हो कि पेपर कहीं से भी बन जाता है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें कभी अपन छोड़ देते हैं और पता पड़ा पेपर वहीं से बन जाता है, लोग पढ़ते ही नहीं ये चैप्टर है दिक्कत, है ना। अब ये चीजें छोटी चीजों पे तो बन सकता है क्वेश्चन, है ना, कि कौन सी रैंक का करेगा बताइए, व्यतिकारी राज्य वाली व्यवस्था में किस रैंक का पुलिस अधिकारी करेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें हैं। दूसरा देखिए क्या कहता है, उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्रवाई के अंतर्गत किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, आस्ति, दस्तावेज, किसी बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्था की लेखावाही या किसी अन्य सुसंगत विषय की बाबत जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण भी हो सकेगा। तो ये कह रहा है कि अन्वेषण में क्या क्या, वो सारा बैंक खाते वगैरह है वो भी चेक कर सकता है, कोई संपत्ति वगैरह है उसकी, उसको भी चेक कर सकता है, कोई दस्तावेज वगैरह है ना, दस्तावेज है, कुल मिला के सारी चीजों को क्या कर सकता है, वो अन्वेषण में शामिल कर सकता है। मतलब ये सारी चीजें अन्वेषण का विषय होंगी। ऐसा नहीं कि वो दस्तावेज चेक नहीं कर सकते, दस्तावेज चेक कर सकता, उसके बैंक अकाउंट चेक कर सकता, उसके लॉकर चेक कर सकता, सारी की सारी चीजों को वो चेक कर सकता है। अन्वेषण मतलब अन्वेषण उसका कर सकता है। इन सारी चीजें काय का विषय होंगी? ये सारी चीजें अन्वेषण का विषय होगी। तीसरा देखिए ये क्या कहता है, तीसरा कहता है उपधारा 2 में निर्दिष्ट कोई जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण उक्त न्यायालय द्वारा इस निमित्त किए गए निर्देशों के अनुसार उपधारा 1 में उल्लिखित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि 2 में ये सारी जो बात है कि क्या किसके द्वारा किया जाएगा, उपधारा 2 में निमित्त अन्वेषण, सर्वेक्षण या उक्त न्यायालय द्वारा इस निमित्त किए गए निर्देशों के अनुसार, मतलब न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, न्यायालय के निर्देश के अनुसार किया जाए। अगर बैंक वाली बातें वगैरह, दस्तावेज वगैरह है, तो जो न्यायालय निर्देश देगा, मतलब जैसा निर्देश देगा न्यायालय, उसके आदेश के अनुसार में किया जाए। किसके, और कौन करेगा? करेगा यही, है ना, करेगा यही, लेकिन न्यायालय की जो गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से ये क्या करेगा, उसका अन्वेषण आदि करेगा, ये कह रहा है। इसके बाद देखिए कि 105 सेक्शन जो है 105 का ई क्या कहता है, देखिए सब ये आपकी जप्ती वगैरह ही है, कुर्की वगैरह। अब ये कहता है संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की। अब ये जांच हो गई तो क्या होगा, सीधी बात है, कुर्की होगी, अभिग्रहण होगा या जप्ती होगी, है ना, अभिग्रहण या जप्ती होगी, कुर्की होगी। ये कहता है इसमें पहला क्लॉज, इसका पहला क्लॉज कहता है जहां धारा 105 डी के अधीन जांच या अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी संपत्ति के जिसके संबंध में ऐसी जांच या अन्वेषण किया जा रहा है छिपाए जाने, अंतरित किए जाने या उसके विषय में किसी रीति से व्यवहार किए जाने की संभावना है, जिसका परिणाम ऐसी संपत्ति का व्ययन होगा, वहां वह उक्त संपत्ति का अभिग्रहण करने के आदेश कर सकेगा, और जहां ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करना साध्य नहीं है वहां उसकी कुर्की का आदेश यह निर्देश देते हुए कर सकेगा कि ऐसी संपत्ति ऐसे आदेश करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं की जाएगी या उसके विषय में अन्यथा व्यवहार नहीं किया जाएगा, और ऐसे आदेश की एक प्रति की तामील संबंधित व्यक्ति पर की जाएगी। ये सिंपल सी बात कह रहा है कि भैया जब उसको लगता है, जब वो अन्वेषण कर रहा है और उसको लग रहा है कि अब अन्वेषण चालू हो गया, जो व्यक्ति है, स्वाभाविक सी बात है, जिस व्यक्ति की संपत्ति वो क्या करेगा, उसे हटा सकता है, उसे बैन कर सकता है। बैन मतलब उसको हटा देगा स्थान से, है ना, उसको बेच बाच के भागने वाला है, फरार होने वाला है, इस तरीके की अगर उसे आशंका लगती है तो वो क्या करेगा, संपत्ति को समर्पण, पहले तो जब्ती की आदेश देता है कि जब्ती करेगा। अगर उसको लगता है कि भैया जब्ती से काम नहीं बनने वाला, ये तो फरार हो जाएगा, भाग जाएगा, तो वो क्या करेगा, उस संपत्ति की कुर्की के आदेश कर देगा। कौन करेगा? वो अधिकारी। वो अधिकारी क्या कर सकता है, उस संपत्ति की कुर्की के आदेश कर देगा, और जो भी व्यक्ति है उस पर तामील करा देगा कि भैया जब तक मेरा आदेश ना हो ये संपत्ति को विक्रय नहीं किया जाएगा, इसका किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जाएगा। अब ऐसा आदेश हो गया, तो ऐसे आदेश के अनुसरण में अगर कोई अन्य व्यक्ति, अब देखिए आदेश अगर मान लो हो जाता है जैसे न्यायालय करता है वैसे ये करेंगे कि मान लो इन्होंने उस पर विक्रय पर रोक लगा दी, उसके अंतरण पर रोक लगा दी है, उसके अंतरण पर रोक होने के बाद भी अगर अन्य कोई व्यक्ति उस संपत्ति को खरीदता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जिम्मेदार कौन होगा, जो व्यक्ति खरीदता है वो संपत्ति, क्योंकि चूंकि कुर्की के अधीन है, तो अगर कोई अन्य व्यक्ति उसे खरीद भी लेता है तो वो संपत्ति की तब भी क्या होगी, कुर्की होगी, है ना, वो उससे बच नहीं पाएगा। तो इसीलिए लेकिन आदेश दे देगा कि इसके बयान पर क्या हो, रोक लगा देगा।
तो इसके व्यन पे क्या लगा देगा, वो रोक लगा देगा, या कुर्की कर लेगा, या फिर उससे आदेश दे देगा कि जब तक मेरा आदेश नहीं होता था, यो अधिकारी का आदेश नहीं दिया जाता, तब तक उस संपत्ति का क्या नहीं किया जाएगा, अन्य व्ययन नहीं किया जाएगा, या उसको अंतरण नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार से, ना उसका विक्रय किया जाएगा, ना उसका अंतरण किया जाएगा, ना उसको किसी को ट्रांसफर किया जाएगा। तो सारे तरीके से वो रोक लगा सकता है। दूसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन किए गए किसी आदेश का तब कोई प्रभाव नहीं होगा जब उक्त आदेश की उसके किए जाने के 30 दिन की अवधि के भीतर उक्त न्यायालय के आदेश द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती। ये एक चीज है कि भैया जो आदेश किसने दिया था, वो अधिकारी ने आदेश दिया था। ये कह रहा था अधिकारी ने उसकी विक्रय अंतरण पे क्या लगा दिया था, रोक लगा दिया था। क्या लगाया, रोक लगा दिया। लेकिन ये रोक तब प्रभावी इसका प्रभाव कब नहीं रह जाएगा, जब 30 दिन के भीतर, ये याद रखना है, 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर न्यायालय इसकी पुष्टि नहीं कर देता। अगर न्यायालय ने इसकी पुष्टि नहीं करी है, इसके आदेश की न्यायालय को पुष्टि करनी है, कितने दिन के भीतर न्यायालय पुष्टि करेगा, 30 दिन के भीतर। अगर न्यायालय पुष्टि नहीं करता तो ये आदेश क्या हो जाएगा, अपने आप में खत्म हो जाएगा। ये आदेश क्या होगा, अगर न्यायालय 30 दिन के भीतर इसकी पुष्टि नहीं करता है तो ये आदेश अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये याद रखना है, कितने दिन में पुष्टि करेगा न्यायालय, 30 दिन में। और अगर न्यायालय पुष्टि नहीं करता, इसका मतलब है कि न्यायालय उसके आदेश को नहीं मानता, तो ये आदेश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 105 का फिर है आपका एफ। ये देखिए एक सेक्शन 105 का एफ, ये कहता है इस अध्याय के अधीन अभिकृत या संप्रत संपत्ति का प्रबंधन। अब चूंकि जब्त हो गई है, कुर्की हो गई है, तो उसका मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, उसका प्रबंधन भी करना पड़ेगा, कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी, किसकी कस्टडी में रहेगी, ये सारी चीजें इसमें है। ये कहता है पहला, न्यायालय उस क्षेत्र के जहां संबंधित संपत्ति स्थित है जिला मजिस्ट्रेट को या अन्य किसी अधिकारी को जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए ऐसी संपत्ति के प्रशासन के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है कि अब संपत्ति कुर्की हो गई, आदेश हो गया, न्यायालय ने भी आदेश कर दिया कि साहब कुर्की कर लो, उसकी जब्ती कर लो, इस तरीके का हो आदेश हो गया है, तो अब उसको मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा ना। संपत्ति किसके नियंत्रण में रहेगी ना, कौन देख रेख करेगा उसकी, है ना। ऐसा तो नहीं कि खाली छोड़ दिया बस हो गया, ऐसा नहीं होता। तो अब किसके नियंत्रण में रहेगी, जिला मजिस्ट्रेट। न्यायालय किसको आदेश करेगा, जिला मजिस्ट्रेट को, यानी डीएम के अधीन रहेगी, या फिर डीएम के अधीन रहेगी, या फिर डीएम ने जिस व्यक्ति को निर्दिष्ट किया हो उसके अधीन, या डीएम के निर्देशन में। डीएम ने किसी अन्य व्यक्ति को निर्देश दिया है तो उसके अधीन। मूल रूप से तो कुल मिला के डीएम के अधीन रहेगी। डीएम चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को निर्देश जारी कर सकता है कि ये आपकी कस्टडी, क्योंकि डीएम भी काफी बिजी आदमी होता है ना, तो डीएम द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो जिला जो न्यायालय है वो किसको निर्दिष्ट करेगा, संपत्ति रखने के लिए डीएम को करेगा, और डीएम किसी अन्य व्यक्ति को निर्देशित कर सकता है कि साहब इसकी मैनेजमेंट करना, इसकी जिम्मेदारी, इसको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है, कि भैया देखें कि भैया ये संपत्ति किसी तरीके से विक्रय ना हो जाए, पता पड़ा प्रशासन को पता ही नहीं पड़े और संपत्ति बिक जाए, तो इस तरीके का ना हो पाए। तो इस तरीके से डीएम उसकी निगरानी करेगा, या फिर डीएम के निर्देश में कोई अन्य अधिकारी उसकी क्या कर सकता है, निगरानी कर सकता है, उसकी देखरेख कर सकता है। दूसरा देखिए क्या कहता है, उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक उस संपत्ति को जिसके संबंध में धारा 105 ई की उपधारा 1 के अधीन या धारा 105 जे के अधीन आदेश किया गया है, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए प्राप्त करेगा और उसका प्रबंधन करेगा। सीधी सी बात है, प्रबंधन मतलब उसका मैनेजमेंट करेगा। क्या करेगा, प्रबंधन। शर्तें तो आप जानते हैं यहाँ केंद्र है, यहाँ राज्य का काम नहीं है, क्योंकि दो देशों की बात है। तो केंद्र सरकार ने जैसी शर्तें बनाई हैं उसके अधीन रहते हुए ये क्या करेगा, उसका मैनेजमेंट करेगा, उसकी देखभाल करेगा, प्रबंधन करेगा, देखभाल करेगा संपत्ति की। अगला कहता है प्रशासक केंद्र सरकार को संप्रत संपत्ति के व्ययन के लिए उपाय भी करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट करें। जो प्रशासक है वो क्या करेगा, केंद्र सरकार को संप्रत संपत्ति के व्ययन के लिए, मतलब कि कैसे संपत्ति का व्ययन होगा। व्ययन मतलब कहाँ व्ययन होगा, केंद्र सरकार में। अब केंद्र सरकार को सौंपना है ना, जब्ती हो गई, अब केंद्र सरकार में जो भी आगे में केंद्र सरकार में जाएंगे तो उसका भी मैनेजमेंट कौन करेगा, प्रशासक करेगा। प्रशासक मतलब है जिला मजिस्ट्रेट से। तो प्रशासक क्या करेगा, उसका व्ययन का उपबंध भी करेगा। आगे देखेंगे हम 105 जी। देखिए यह सेक्शन 105 का जी।
देखिए ये क्या कहते हैं, संपत्ति के समर्पण की सूचना, जब्ती की सूचना है। ये क्या है, सूचना। काय की सूचना, जब्ती हो रही है सारी चीजें तो जब्ती की ये सूचना है। काय की सूचना है जी, जब्ती की सूचना है। देखिए इसमें पहला क्लॉज देखिए क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है यदि धारा 105 डी के अधीन जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि सभी या कोई संपत्ति अपराध का आगम है, तो वह ऐसे व्यक्ति, जिसे इसमें इसके पश्चात प्रभावित व्यक्ति कहा गया, ऐसी सूचना की तामील कर सकेगा जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि वह उस सूचना में निर्दिष्ट 30 दिन की अवधि के भीतर उस आय, उपार्जन या आस्तियों के स्रोत जिनसे या जिनके द्वारा उसने ऐसी संपत्ति अर्जित की है, वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता है तथा अन्य सुसंगत जानकारी और विशिष्टियां उपदर्शित करे, और यह कारण बताए कि यथास्थिति ऐसी सभी या किसी संपत्ति को अपराध का आगम क्यों ना घोषित किया जाए और उसे केंद्र सरकार को क्यों ना संप्रत कर दिया जाए। ये सिंपल सी बात है कि जब किसी व्यक्ति की संपत्ति जब्त होती है तो वो पीड़ित हो जाता है। वो व्यक्ति कैसा है, पीड़ित व्यक्ति है, या क्या कह सकते हैं इसको, क्या कहा गया है, प्रभावित व्यक्ति। जो व्यक्ति प्रभावित हो रहा है ना, प्रभावित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति कह लीजिए। प्रभावित व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, प्रभावित व्यक्ति है। जिस व्यक्ति की संपत्ति जब्त हो रही है वो कैसा व्यक्ति, प्रभावित व्यक्ति। तो उसको सूचना दी जाएगी, पहले कारण बताओ नोटिस कह दो। क्या दिया जाएगा, कारण बताओ नोटिस। कारण बताओ नोटिस न्यायालय द्वारा जारी करेगा कि भाई साहब आप ये बताएं कि जो आपने इतनी ढेर सारी संपत्ति अर्जित कर ली है, ये कहाँ से अर्जित करी है, कौन सी फैक्ट्री चल रही है, कहाँ से अर्जित की है। तो ये कारण बताएगा उसकी। कौन बताएगा कारण, जिसकी संपत्ति जब्त हो रही है वो कारण बताएगा कि ये संपत्ति उसने कैसे जब्त की है ना। बस सॉरी, जब्त नहीं की, कैसे अर्जित की है। तो वो अपने कारण बताएगा कि उसने संपत्ति कैसे अर्जित की है। तो उसको एक मौका दिया जाएगा कि पहले आप ये बताएं कि जो संपत्ति है कैसे अर्जित की, कहाँ से आय हो रही है आपकी, कहाँ से आप पैसा ला रहे हो उतना, और इतनी संपत्ति आपने बना ली है, तो कारण बताएं। ठीक है, तो कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। कौन करेगा, न्यायालय करेगा। किसको जारी करेगा, जो भी प्रभावित व्यक्ति है उसको जारी किया जाएगा। दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है जहां किसी व्यक्ति को उपधारा 1 के अधीन सूचना में यह निर्दिष्ट किया जाता है कि कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति की ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा धारित है, वहां सूचना की एक प्रति की ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी। ये सिंपल सी बात ये भी है कि भैया कई अन्य व्यक्ति द्वारा धारित है। कई बार संपत्ति होता है ना कि भैया किसी की है और लेकिन अन्य व्यक्ति उसको धारित करे हुए, अन्य व्यक्ति का उस पर कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भी सूचना दी जाएगी कि साहब आप बताएं, है ना। कभी कभी संपत्ति आप, पैसा आपका है, दूसरे के नाम खरीदा है या दूसरे के कब्जा है उस पर, या दूसरा उस पर रह रहा है, इस तरीके की कोई बात है, तो जो व्यक्ति है प्रभावित उसके अलावा उस व्यक्ति पर भी क्या की जाएगी, तामील की जाएगी, सूचना की तामील कराई जाएगी के कारण बताएंगे। तो इन लोगों पे भी सूचना की तामील होगी। तो ये दोनों पे सूचना की तामील कराई जा सकती है और इन दोनों से कारण पूछे जा सकते हैं कि भाई आपको किसने दी, कहाँ से आई, जैसी स्थिति होगी वैसा क्वेश्चन किए जाएंगे ना अब उसके हिसाब से। तो इनसे भी पूछा जाएगा कि आप बताएं कि भाई साहब आपको कौन ने दी ये संपत्ति, कहाँ से आई, कौन लगते हैं आपके, है ना, क्यों दी आपको रहने के लिए, क्या कर रहे हैं आप इस पे, है ना, आप मालिक बन के रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, ये सारी चीजों के लिए। तो इनको भी कारण बताओ नोटिस न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा। एच कहता है कतिपय मामलों में संपत्ति का समर्पण। ये कहता है कुछ मामलों में, कतिपय मतलब कुछ मामलों में संपत्ति की जब्ती। इसमें देखिए पहला क्या कहता है। इसमें कहता है न्यायालय धारा 105 जी के अधीन जारी किए गए कारण बताओ नोट सूचना के स्पष्टीकरण पर यदि कोई हो और उसके समक्ष उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात तथा प्रभावित व्यक्ति को, और ऐसे मामलों में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है, वहां ऐसे व्यक्ति को भी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा अपना यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि प्रसंगित सभी या कोई संपत्ति अपराध का आगम है या नहीं। सिंपल सी बात है कि भैया इनको नोटिस दे दिया गया है। अब नोटिस देने के बाद न्यायालय क्या करेगा, अपनी जांच वगैरह करेगा कि जो इनने कारण बताए हैं वो ठीक है या नहीं है। उन पर विचार करने के बाद न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय ये आदेश दे सकता है कि या तो पूरी संपत्ति अपराध में लिप्त, जैसे जितना भी भाग वो होगा उतना न्यायालय जब्त करने का है, या तो पूरी संपत्ति या उसका कोई भाग। जरूरी नहीं कि पूरा, जितना उसको लगेगा न्यायालय को कि जितनी संपत्ति उसको लगता है कि नहीं केवल ये ए पार्टी है जो इस अपराध में संपत्ति में अर्जित किया गया तो केवल इसकी करेगा। अगर उसको लगता है कि पूरा के पूरा जो भाग है, ए से बी तक का पूरा के पूरा जो भाग है ये अपराध में था, तो पूरे के पूरे की क्या दे सकता है, जब्ती या संपत्ति की जब्ती का आदेश का पारित
कर सकता है। तो दोनों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, प्रभावित व्यक्ति और अन्य व्यक्ति है तो उसको भी, दोनों व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उनको सुनने के बाद न्यायालय क्या कर सकता है, जैसा वो उचित समझे, या तो संपूर्ण संपत्ति या उसका कोई भाग जो अपराध में लिप्त उसे लगती है, उस संपत्ति की जब्ती का आदेश पारित कर सकता है। दूसरा देखिए 105 कौन सा एच है, अच्छा इसका परंतु है, पहले एक परंतु भी है इसमें। परंतु देखिए क्या कहता है, परंतु कहता है यदि प्रभावित व्यक्ति और मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति भी न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है या कारण बताओ सूचना में विनिर्दिष्ट 30 दिन की अवधि के भीतर उसके समक्ष अपना मामला अभ्यावेदन नहीं करता है, तो न्यायालय अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस उपधारा के अधीन एक पक्षीय निष्कर्ष सम्मिलित करने के लिए अग्रसर होगा। ये थर्ड पर्सन के बारे में कह रहा है, ये जो अन्य व्यक्ति है इसके बारे में कह रहा है कि भैया 30 दिन की सूचना दी गई थी, मतलब ये नोटिस, हाँ यहाँ मैंने नहीं बताया, तो ये नोटिस की सूचना कितने 30 दिन की होगी, कारण बताओ। तो ये 30 दिन के भीतर भी ये क्या कर रहा है कि 30 दिन के भीतर इसको नोटिस दिया गया था कि भाई साहब आप कारण बताएं, और 30 दिन के बाद भी नहीं आता है, मतलब आता ही नहीं है कारण बताने, तो न्यायालय क्या करेगा, एक पक्षीय कार्रवाई करेगा। एक पक्षीय कार्रवाई का अर्थ क्या है, मतलब इसको बगैर सुने न्यायालय अपना फैसला सुना देगा। एक पक्षीय कार्रवाई का अर्थ क्या होता है कि न्यायालय इसको फिर इसको नहीं सुनेगा, न्यायालय अपना फैसला सुना देगा, जैसा भी वो उचित समझे, कुर्की का आदेश देना चाहे, जब्ती का आदेश देना चाहे या छोड़ना चाहे, जो भी न्यायालय चाहे। तो एक पक्षीय न्यायालय क्या कर सकता है, अपना फैसला सुना सकता है अगर वो उपस्थित नहीं होता है तो। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि कारण बताओ सूचना में निर्दिष्ट संपत्ति में से कुछ अपराध का आगम है, किंतु ऐसी संपत्ति की विनिर्दिष्ट रूप से पहचान करना संभव नहीं है, वहां न्यायालय के लिए ऐसी संपत्ति को विनिर्दिष्ट पहचान करना जो उसके सर्वोत्तम निर्णय में और तदनुसार उपधारा 1 के अधीन निष्कर्ष अभिलिखित करना विधिपूर्ण होगा। कभी कभी क्या होता है कि भाई कोई संपत्ति तो है पूरी, उसको लग रहा है कि पूरी संपत्ति नहीं, कुछ हिस्सा ही है, संपत्ति का कुछ हिस्सा है, न्यायालय को लग रहा है, लेकिन वो उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा, अलग नहीं कर पाते ना कि भाई कौन सी संपत्ति, हिस्सा तो है, मान रहे हैं कि भाई ये पूरी संपत्ति इसमें से कुछ हिस्सा है लग रहा है, लेकिन कौन सा हिस्सा, ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है, इस तरीके का अगर डिफाइन नहीं हो पा रहा है तो न्यायालय अपने जो भी उसका विवेक है सर्वोत्तम निष्कर्ष लिखेगा। सर्वोत्तम क्या करेगा, निष्कर्ष। तो न्यायालय क्या करेगा, अपने निष्कर्ष लिखेगा, मतलब अपनी राय के जो आधार होते हैं, निष्कर्ष के जो आधार होते हैं, न्यायालय क्या करेगा, उन निष्कर्षों को लिखेगा और उसके आधार पर न्यायालय क्या कर सकता है, उसके आधार पर न्यायालय फैसला सुनाएगा। और जो निष्कर्ष लिखे उनके भी कारण लिखेगा, क्या लिखेगा, कारण। न्यायालय कारण लिखेगा, जो भी निष्कर्ष पर न्यायालय पहुंचा है, जिस निष्कर्ष पे भी न्यायालय पहुंचा है और किस आधार पर उसने वो निष्कर्ष निकाले वो कारण लिखेगा, मतलब श्रेष्ठतम निष्कर्ष। जैसे आपको मान लो आपको सौंप दिए बात और आपको नहीं पता पड़ रहा है कि कौन सी संपत्ति है, तो फिर आप अपना अनुमान लगाएंगे, आप निष्कर्ष निकालेंगे ना, तो उस तरीके के निष्कर्ष के आधार पर क्या करेगा, फिर न्यायालय फैसला करेगा। और क्यों निकाले, कैसे निकले, वो आधार भी लिखेगा कि इस आधार पर उसे लगता है कि ये वाला पार्ट जो है अवैध हो सकता है, इस अपराध में इस्तेमाल संपत्ति हो सकती है, तो इसकी कुर्की के आदेश दे रहा है, तो उस तरीके से फिर न्यायालय क्या करेगा, फैसला करेगा। इसमें देखिए तीसरा कहता है जहां न्यायालय इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष सम्मिलित करता है कि कोई संपत्ति अपराध का आगम है, वहां ऐसी संपत्ति सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्र सरकार में जब्त हो जाएगी। ये तो आप जानते ही हैं कि अब न्यायालय ने निष्कर्ष लिखा है, तो जो संपत्ति है सभी विलंगमों से मुक्त होकर कहाँ जब्त हो जाएगी, केंद्र सरकार। कहाँ जब्त हो जाएगी, केंद्र सरकार में, ये याद रखना है। अब सरकार में अगर न्यायालय ने निष्कर्ष लिख दिया कि भैया जो संपत्ति अपराध में इस्तेमाल की गई थी, तो विलंगमों से मुक्त होकर, विलंगमों से मुक्त होकर के मतलब ऐसा है कि मान लो जो संपत्ति थी, इस पे कोई लोन वोन था, कुछ भी था, वो सब खत्म और वो संपत्ति सीधे सीधे कहाँ चली जाए। ऐसा नहीं कि सब केंद्र में जाएगी तो फिर वो केंद्र सरकार उसके लोन पटाएगी, जैसे अपन संपत्ति कोई की खरीद ली, उस पर कोई भार था तो अपन पटाते हैं ना, वो वाली चीज यहाँ लागू नहीं होगी। विलंगमों के भार सहित वो कहाँ लागू चली जाएगी, सरकार में। अगर उस पर कोई भार भी है, कुछ भी है, तो वो गिना नहीं जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो भार के बिना वो कहाँ चली जाएगी, डायरेक्ट सीधे के सीधे केंद्र सरकार में जब्त हो जाएगी, विलंगमों से मुक्त होकर के, है ना, कहाँ चली जाएगी, केंद्र सरकार में। चौथा और है इसमें, ये कहता है जहां किसी संपत्ति के कोई शेयर इस धारा के अधीन केंद्र सरकार को संप्रत हो जाते हैं, वहां कंपनी अधिनियम 1956 के
56 में कंपनी के संगम अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए कंपनी केंद्र सरकार को ऐसे शेयरों के अंतरित के रूप में रजिस्टर्ड करेगी। अब मान लो कभी कभी क्या होता है, संपत्ति कभी कभी शेयर के रूप में होती है प्रॉपर्टी। तो ये कह रहा है अगर कोई शेयर मार्केट, शेयर 12 हिस्सा है, शेयर मतलब भाग में पोजीशन, शेयर होते हैं ना, शेयर मतलब हिस्सेदारी, शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सेदारी। अगर हिस्सेदारी है, कोई कंपनी के शेयर वगैरह है, वो कंपनी अगर उनको जब्त कर लिया जाता है तो क्या होगा, सीधी सी बात है, फिर उधर जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की संपत्ति जब्त थी उसके नाम थे, ए व्यक्ति की संपत्ति थी उसके नाम थे, तो यहाँ केस का नाम आ जाएगा फिर केंद्र, पे की जगह कौन आ जाएगा, केंद्र सरकार। तो जो भी कंपनी है फिर एक नाम काट के किसका लगा देगी, केंद्र सरकार का, तो वो शेयर किसकी हो जाएगी, केंद्र सरकार की, यानी कि उसमें मालिक कौन बन जाएगा, जितना भी हिस्सा होगा कौन बन जाएगा, केंद्र सरकार बन जाएगी, फिर उसमें भागीदारी किसकी हो जाएगी, केंद्र सरकार की हो जाएगी। अब देखिए समर्पण के बदले जुर्माना, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये पूछा जाता है, समर्पण के बदले जुर्माना। क्योंकि जब्ती वाली बात है, कुर्की वाली बात है, भैया आप पे मान लो 10 करोड़ का लगा के आपने अपराध किया है, और अगर आप जमा कर देते हैं तो फिर जरूरी थोड़ी ना कि आपकी संपत्ति जब्त की जाए। सरकार को तो पैसों से मतलब है, पैसा आपने दे दिया तो फिर आपकी संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी, ये कहता है 105 का आई सेक्शन जो है, 105 का है जो है आई। ये देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है समर्पण के बदले जुर्माना, जुर्माना काय के बदले, जब्ती के बदले, समर्पण मतलब जब्ती के बदले जुर्माना है ना, जब्ती के बदले, जब्ती के बदले क्या है, जुर्माना, ये हटा दीजिए, जुर्माना अकेला देखिए, जब जब्ती के बदले क्या है, जुर्माना। देखिए ये क्या कहता है पहला क्लॉज इसमें, पहला क्लॉज कहता है जहां न्यायालय यह घोषणा करता है कि कोई संपत्ति धारा 105 एच के अधीन केंद्र सरकार को संप्रत हो गई है, और वह ऐसा मामला है जहां ऐसी संपत्ति केवल कुछ भाग का स्रोत न्यायालय के समाधानप्रद रूप से साबित नहीं किया गया है, वहां प्रभावित व्यक्ति को समर्पण के बदले में ऐसे भाग के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माने का संदाय करने का विकल्प देते हुए आदेश देगा। ये कह रहा है कि संपत्ति कैसी है, जो जब्त कुर्की के अधीन हो गई, जिसको जब्त कर लिया गया है और उसका कुछ भाग का डिसाइड नहीं हो पाया था, उस तरीके की अगर कोई संपत्ति है तो उसको जब्ती के बदले फिर क्या काय का ऑप्शन दिया जाएगा, जुर्माने का, बाजार मूल्य के, कैसे, बाजार मूल्य के, उसके बाजार मूल्य की आप रकम चुका दीजिए और संपत्ति आपकी बनी रहेगी, वो जुर्माना आपका जमा हो जाएगा। तो इस तरीके का ऑप्शन उस व्यक्ति को दिया जा सकता है। दूसरा कह रहा है इसमें, उपधारा 1 के अधीन जुर्माना अधिरूपित करने का आदेश देने के पूर्व प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। ये तो आप जानते हैं, अवसर दिया जाएगा। जब भी जुर्माना लगाया जाता है कि भैया आप बाजार के मूल्य चुका दें, बाजार की जो रेट आज की डेट में चल रही है उस रेट से, तो उस व्यक्ति को जिस पर जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना किस बात का लगाया गया है, जब्ती के बदले लगाया गया है, ऐसा नहीं लगाया गया जब्ती के बदले कि साहब जब्ती नहीं कर रहे आप जुर्माना भर दो, है ना, ऐसा ऑप्शन दिया गया उसे, तो उसको भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। वो कहेगा कि नहीं साहब बाजार मूल्य ज्यादा लगा दीजिए, तो वो अपने तर्क रख सकता है, अपने विचार रख सकता है। अगला कहता है तीसरा, जहां प्रभावित व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन दे जुर्माने का ऐसे समय के भीतर जो निमित्त किया जाए, अनुज्ञात किया जाए, संदाय कर देता है, वहां न्यायालय आदेश द्वारा 105 जा को क्या बोलते हैं, 105 जा एच जा रहने दीजिए, 105 जा के अधीन की गई समर्पण की घोषणा का प्रतिसरण कर सकेगा और तब ऐसी संपत्ति निर्मुक्त हो जाएगी। सीधी सीधी बात है। तो न्यायालय क्या कह रहा है, आदेश 100 जा के अधीन समर्पण की गई घोषणा का प्रतिसरण, सीधी सी बात है, जब ये उसने जुर्माना दे दिया तो ऐसा तो होगा नहीं कि जुर्माना भी रख लो और संपत्ति भी रख लो, दोनों चीजें तो नहीं हो सकती ना। तो न्यायालय क्या करेगा, जुर्माना उसका कबूल कर लेगा, रख लेगा, और जो उसकी संपत्ति की जब्ती आदि हुई थी उसको जो आदेश था वो क्या कर देगा, उसको निरस्त कर देगा। क्या कर देगा, निरस्त। जो आदेश था काय का, जब्ती का जो आदेश था, कुर्की का जो आदेश था, है ना, उसको क्या कर देगा न्यायालय, उसको निरस्त कर देगा, क्योंकि जुर्माना आ गया, अब कुर्की की जरूरत ही नहीं है। तो जो आदेश न्यायालय ने दिया था कुर्की जमानत, कुर्की वगैरह का, जब्ती वगैरह का, वो आदेश निरस्त हो जाएगा और जुर्माना उसका रख लिया जाएगा, है ना। अब देखिए 105 जे सेक्शन है, 105 जी, ये कहता है कुछ अंतरणों का अकृत और शून्य होना, ये तो आप जानते हैं, शून्य, अकृत और शून्य।
अकृत और शून्य होना, है ना, लागू नहीं होना, प्रवर्तन नहीं होना जिसका, है ना। कई लोग कहते हैं सब अकृत अकृत अकृत, कई लोग इसी शब्द में, ये शब्द में पढ़ने की जरूरत है। अकृत का अर्थ होता है कि भाई जो प्रवर्त नहीं किया जा सकता जिसको, है ना, और शून्य होता है ऐसी कोई चीज वस्तु जिसको प्रवर्त नहीं किया जा सकता, बस इतना आप ध्यान रखें। अकृत का अर्थ होता है जिसको प्रवर्त नहीं किया जा सकता, जिसको लागू नहीं कराया जा सकता। तो अकृत और शून्य होना क्या कह रहा है ये? पहला कह रहा है जहां धारा 105 रा के उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश करने या धारा 105 छा के अधीन कोई सूचना जारी करने के पश्चात उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी भी रीति से अंतरित कर दी जाती है, वहां इस अध्याय के अधीन कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए ऐसे अंतरण पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, और यदि ऐसी संपत्ति बाद में धारा 105 जा के अधीन केंद्र सरकार को संपर्क हो जाती है तो ऐसी संपत्ति का अंतरण अकर्तव्य शून्य समझा जाएगा। वो जो बात मैंने बताई थी वही बात इसमें लिखा है। क्या लिखा है कि भैया जब न्यायालय ने आदेश दे रखा, उस पर रोक लगा रखी है कि भैया संपत्ति का ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसका अंतरण नहीं कर सकते, उस आदेश के बाद भी फिर अगर संपत्ति का अंतरण होता है और बाद में आदेश आता है, स्वाभाविक सी बात है, प्रक्रिया चल रही है, बाद में आदेश आता है कि वो संपत्ति जब्ती की जाएगी, उसको क्या किया जाएगा, उसकी कुर्की की जाएगी, तो फिर जो अंतरण किया गया था वो अंतरण का आदेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना, अकृत हो जाएगा, मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। कोई दूसरा व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि साहब हमने खरीदी थी, अरे खरीदी थी तो सरकार आदेश तो देख लेते, आपने खरीद कैसे ली? जब आप खरीद ही नहीं सकते तो आपने खरीद कैसे ली? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वही क्रेता का सावधान का नियम, बस कि भैया आपको खुद ध्यान में रखना चाहिए था कि संपत्ति पे बैन है, रोक है, आपने कैसे खरीद ली? क्योंकि अपने इंडिया में तो आप जानते ही हो ही जाती रजिस्ट्रियां, तो चाहे जो सी संपत्ति की हो जाती, सरकारी जमीनों की भी रजिस्ट्रियां हो जाती, सारी चीजों की क्या हो जाती, रजिस्ट्री वगैरह हो जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भैया अगर बिक भी जाती संपत्ति, विक्रय भी हो जाता है और अब बाद में कुर्की वगैरह होती है, तो वो अंतरण जिसका घाटा किसको होगा, जिसने खरीदी है ना, वो संपत्ति तो जाएगी कहाँ, केंद्र सरकार में। अगर वो कुर्की के अधीन है, जब्ती के अधीन है, तो कहाँ चली जाएगी, केंद्र सरकार में चली जाएगी। फिर वो व्यक्ति दावा नहीं कर पाएगा, उसमें क्या नहीं कर पाएगा, अपने हक का दावा नहीं कर पाएगा कि भैया सिविल सूट ले आए केंद्र सरकार के विरुद्ध के साथ मैं सिविल सूट ला रहा हूं, तो इस तरीके का दावा आदि नहीं कर पाएगा, ये कह रहा है ये वाली धारा। अब कौन सा है 105 का के, देखिए इसमें कोई और है नहीं, एक ही था, 105 का के है। ये कहता है अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया, ये कह रहा है अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया है, काय की प्रक्रिया, जो अनुरोध पत्र है उसके संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये कहता है इस अध्याय के अधीन केंद्र सरकार को किसी संविदाकारी राज्य से प्राप्त प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन या वारंट और किसी संविदाकारी राज्य को पारित किए जाने वाला प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन, वारंट केंद्र सरकार द्वारा ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, यथास्थिति संविदाकारी राज्य को पारित किया जाएगा या भारत के संबंधित न्यायालय को भेजा जाएगा। सिंपल सी बात है कि आपका अपन ने पहले पढ़ा था ना, समन के प्रारूप वगैरह क्या होंगे, समन होता है, वारंट होता है ना, इन सारी चीजों के प्रारूप क्या होंगे, फॉर्मेट क्या होगा, किस प्रकार से भेजा जाएगा, इनके अलग फॉर्मेट होते हैं। तो कौन सा फॉर्मेट होगा, जो केंद्र सरकार निर्धारित करे, जो केंद्र सरकार निर्धारित करे उस फॉर्मेट में भेजे जाएंगे, और जैसा केंद्र सरकार निर्देश दे उसको भेजे जाएंगे, है ना। अगर कोई न्यायालय है तो न्यायालय को भेजे जाएंगे या डायरेक्ट भी भेजे जा सकते हैं, जैसा भी केंद्र सरकार आदेश करेगी उस तरीके से उसका पालन किया जाएगा, और उसी प्रारूप में, जिस प्रारूप में केंद्र सरकार ने निश्चित कर रखा उसी प्रारूप में उसको भेजा जाएगा। और या न्यायालय, अगर केंद्र सरकार ने न्यायालय किसी अन्य सक्षम न्यायालय को प्राधिकृत कर रखा है तो उधर भेज दिया जाएगा, या फिर किसी डायरेक्ट न्यायालय ने केंद्र सरकार ने दे रखा कि आप डायरेक्ट भेज सकते हैं तो डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। जैसा भी केंद्र सरकार उपयुक्त समझे उस तरीके से उसका पालन किया जाएगा। इसका लास्ट है 105 एल, देखिए 105 का एल, ये कहता है इस अध्याय का लागू होना। ये कहता है केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसे संविदाकारी राज्य के संबंध में जिसके साथ व्यतिकारी व्यवस्था की गई है, इस अध्याय का लागू होना और ऐसी शर्तों, अपवादों या अर्हताओं के अधीन होगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए। तो ये कह रहा है किस प्रकार से लागू होगा ये अध्याय, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर कैसे लागू होगा, जैसा केंद्र सरकार बताएगी, केंद्र सरकार जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करेगी उस प्रकार से ये अध्याय क्या होगा, इस अध्याय के जो भी प्रोविजन है वो लागू होंगे। तो यहाँ सारी के सारा काम कौन करेगा, केंद्र। तो जैसा केंद्र सरकार उचित समझे उस हिसाब से क्या किया जाएगा, इसका परिवर्तन कराया जाएगा, इसको लागू कराया जाएगा। ये आपका था चैप्टर 7A।
ये आपको याद रखना, एक दो चीजें इसमें आई हैं, हालांकि क्वेश्चन आते नहीं लेकिन आ भी सकते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो है आपका चैप्टर जो है 8 शुरू होता है, इसको कल देखेंगे क्योंकि ये अलग ही चैप्टर है। तो ये चैप्टर